नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं विनीत उपाध्याय, आपका होस्ट। पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल यात्रा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ले चल रहे हैं उड़ीसा के एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल पर जो ना सिर्फ अपने इतिहास के लिए बल्कि अपनी शांति और सुंदरता के लिए भी मशहूर है। जी हाँ, वही जगह है जहाँ पर द ग्रेट अशोका ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। लाखों लोगों को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। शायद आपने भी बचपन में द ग्रेट अशोका के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। यहाँ इतनी ज़्यादा लाशें अशोक ने बिछाई थी कि कहा तो यह भी जाता है कि पास के ही नदी में पानी की जगह वहाँ पे रक्त बह रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धौलीगिरी की, वही जगह जहाँ से अशोक का मन परिवर्तन होता है और वह इंसानियत की तरफ आकर्षित होता है। तो बने रहिए कुछ देर हमारे साथ और जानिए आप इस जगह पर कैसे आसानी से आ सकते हैं, साथ ही लगने वाले कुल खर्चे के बारे में, इस जगह से जुड़े इतिहास के बारे में और देखते रहिए आपका अपना चैनल यात्रा में। दोस्तों आज हम धौलीगिरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ का इतिहास, सम्राट अशोक का जीवन कैसे आए, कब आए और खर्चे से जुड़ी सारी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये आखिर धौलीगिरी है कहाँ। तो आपको बता दें दोस्तों, धौलीगिरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह जगह दया नदी के किनारे बसी हुई है और यहाँ का शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। और हाँ, अगर हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो अगर उस जगह का संबंधित इतिहास अगर हमने पढ़ लिया है पहले से, अगर उसके बारे में जानकारी है तो वहाँ घूमने का आनंद ज़्यादा हो जाता है, जो कि केवल आपको इसी चैनल पर बताया जाता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं धौलीगिरी के इतिहास के बारे में। दोस्तों धौलीगिरी का इतिहास 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध से जुड़ा हुआ है। यह वही जगह है जहां सम्राट अशोक ने कलिंग के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और नदी का पानी खून से लाल हो गया था। इस नरसंहार ने अशोक के मन को झकझोर दिया और उसने युद्ध छोड़कर उसी दिन से शांति का मार्ग अपना लिया। यहीं पर अशोक ने अपनी प्रसिद्ध शिलालेख खुदवाए जिसमें उन्होंने अहिंसा, धर्म और मानवता के संदेश दिए। ये शिलालेख आज भी धौलीगिरी के पहाड़ियों पर देखे जा सकते हैं। यदि आपने सम्राट अशोक के बारे में भी पढ़ा है या सुना है तो आपको बता दें, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। शुरुआत में अशोक एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और लोगों को अहिंसा, प्रेम और करुणा का संदेश दिया। अशोक ने अपने शासनकाल में कई स्तूप, मठ और शिलालेख बनवाए जो आज भी इनकी महानता की गवाही देते हैं। धौलीगिरी उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक है। आइए दोस्तों अब हम बात कर ले आप धौलीगिरी अपने क्षेत्र से कैसे आए। तो आप यहाँ पर रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग तीनों के जरिए आप आसानी से यहाँ धौलीगिरी पहुँच सकते हैं। तो बात कर ले हवाई मार्ग की, तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर है जो धौलीगिरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डा से आपको बहुत से साधन, टैक्सी, कैब मिल जाएंगे जो आपको 200 से 300 रुपये में धौलीगिरी तक आसानी से छोड़ देंगे। अगर वहीं हम बात कर ले रेल मार्ग की, तो अगर आप रेल मार्ग से आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुँच जाइए, जो कि यहाँ का नज़दीकी स्टेशन है। यहाँ से भी बहुत से ऑटो, कैब, बस, बहुत से साधन आपको नियमित रूप से चलते हुए मिल जाएंगे जो आपको धौलीगिरी छोड़ देंगे। और वहीं आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो आप भुवनेश्वर आ जाए, वहाँ से धौलीगिरी तक बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा या फिर आप अपने पर्सनल साधन से आ रहे हैं तो इसके थ्रू भी आप वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों हमारी यात्रा तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर से चालू होती है, जहां दर्शन करने के बाद अगली सुबह हम चंद्रभागा बीच फिर कोणार्क मंदिर घूमते हुए हम धौलीगिरी की ओर आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हमने पुरी से ही एक विंगर बुक कर लिया था जो हमें कंप्लीट जगहों पर घुमाते हुए वापस अपने स्थान पर छोड़ देता है। इसकी कंप्लीट प्राइस और डिटेल मैंने जगन्नाथ पुरी और कोणार्क टेम्पल टूर गाइड वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप इसे भी देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हम धौलीगिरी पहुंचने के बाद वहां का प्रमुख आकर्षण केंद्र क्या क्या है जिसे हमें देखना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वहां एक शांति स्तूप बना है। यह धौलीगिरी का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। यह सफ़ेद गुंबद नुमा स्तूप जापान बुद्ध संघ और कलिंग निप्पॉन बुद्ध संघ द्वारा 1970 में बनवाया गया था। यह स्तूप शांति और अहिंसा का प्रतीक है। स्तूप के ऊपर से आप पूरे इलाके का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। वहीं आप अशोक का शिलालेख भी देख सकते हैं, जो यहाँ की पहाड़ियों पर अशोक के शिलालेख मौजूद हैं जो उनके धर्म और नीतियों के बारे में बताते हैं। वहीं दोस्तों ऊपर से ही आपको दया नदी देख पाएंगे। यह नदी धौलीगिरी के पास बहती है और कलिंग युद्ध की याद दिलाती है। कहा जाता है कि इसी नदी का पानी युद्ध के बाद खून से पूरा लाल हो गया था और इसे ही देख अशोका का मन परिवर्तन हुआ था। वहीं आपको बौद्ध मंदिर और मठ देखने मिलेंगे, धौलीगिरी में स्थित है, जो यहाँ की आध्यात्मिकता को और बढ़ाते हैं। दोस्तों ऊपर पहाड़ी पर ही जस्ट पीछे महालक्ष्मी मंदिर भी देखने मिलेगा, आप तो वहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं।
दोस्तों वहीं हम बात कर लेते हैं यहाँ कब आना चाहिए, तो आपको बता दें धौलीगिरी आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। इस दौरान मौसम सुहावना और थोड़ा ठंडा रहता है और आप आराम से यहाँ घूम सकते हैं। गर्मियों में यहाँ का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, इसीलिए उस समय यहाँ आने से बचें। दोस्तों साथ ही साथ हम बात कर लें, अगर आप यहाँ पे बाई जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर होते हुए नहीं आ रहे हैं, यदि आप केवल भुवनेश्वर स्टेशन से यहाँ आना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे रुकने के लिए आपको भुवनेश्वर स्टेशन के पास काफ़ी होटल मिल जाएंगे, जो कि आपको 1000 से 1500 रुपये पर डे का चार्ज कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे रुककर वहाँ से अपने साधन के थ्रू आप यहाँ आ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात कर ले धौलीगिरी में लगने वाले कुल खर्चे के बारे में, तो यदि आप केवल भुवनेश्वर से यहाँ धौलीगिरी आ रहे हैं, तो आपको 1000 से 1500 रुपये काफ़ी है, जिसमें आप यहाँ का पूरा एरिया घूम सकते हैं। और हाँ, इसमें आपका भुवनेश्वर तक पहुँचने का खर्चा ऐड नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, इसमें आप खाना पीना और इस एरिया को घूम सकते हैं। और हाँ, आप पे डिपेंड करता है कि आप खर्चा किस प्रकार से कर रहे हैं। वहीं दोस्तों यदि हम बात करें वहाँ पर हम क्या खाएँ, तो आसपास कुछ होटल और ढाबे हैं जहाँ आप 100 से 200 रुपये में अच्छा खाना खा सकते हैं। साथ ही साथ उड़ीसा के स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि आपको धौलीगिरी में प्रवेश करने का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है। और हाँ, यदि आप शाम को यहाँ का लेज़र शो देखना चाहते हैं, तभी यहाँ आपको प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा, जिसका चार्ज पर पर्सन 25 रुपये है। और लेज़र शो का टाइमिंग शाम के 6:30 से 6:50 तक वहाँ पर चलता है। अगर वहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है, तो लेज़र शो दोबारा किया जाता है, जो कि 7:10 से 7:30 तक चलता है। तो दोस्तों अगर आप भी उड़ीसा घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो धौलीगिरी को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। यहाँ का इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ कोणार्क मंदिर और जगन्नाथपुरी जी का कंप्लीट बजट टूर गाइड वीडियो नहीं देखा है, तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर मिलेंगे एक और नई जगह के साथ, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।